हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10वीं की मैथ है उसको आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमने गुणा करना सीख लिया था। जितनी भी विधियां हैं हमने देखो कौन कौन सी विधियों के द्वारा एक यूनियन पूर्व विधि के द्वारा गुणा करना सीखा था। एक यूनियन पूर्व विधि के द्वारा समझ लो ना, और एकाधिकन पूर्व विधि के द्वारा, एकाधिकन पूर्व विधि के द्वारा, निखिलम विधि के द्वारा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था मैंने निखिलम विधि के द्वारा, और ऊर्ध्वक्रिय विधि के द्वारा भी बताया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इनके सबके द्वारा, इन सभी विधियों के द्वारा क्या सीखा था हमने? गुणा। पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा है उसको पहले देख ले और गुणा फिर सीख ले। हम आज आगे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास 10। क्लास 10 है भाई साहब, और एक्सरसाइज नंबर है आपकी 1.1। हम कितने क्वेश्चन कर चुके थे पिछले लेक्चर में? गुणा करना सीख लिया था। आज करते हैं हम भाग। क्या करते हैं? भाग। और सबसे पहली विधि जो लेते हैं उसका नाम है निखिलम विधि। निखिलम विधि के द्वारा भाग करना सीखते हैं कि निखिलम विधि के द्वारा भाग कैसे किए जाते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। सूत्र है आपका निखिलम। निखिलम विधि, निखिलम विधि से भाग करना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो निखिलम विधि में क्या होता है। निखिलम विधि में दो चीजें निकाली जाती है, आधार और आपके पास में जो भी भाजक है आपके पास में पता लग जाएगा जो भी है वो, समझ लो। और पूरक संख्या, आधार और पूरक संख्या आपके पास में निखिलम विधि में निकाली जाती है। इससे आपके पास में हल हो जाता है। देखो 13वां क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन है आपके पास में भाग 889। ठीक है, ये 13वां क्वेश्चन है। इस 13वें क्वेश्चन को आपसे बोला गया है कि निखिलम विधि से क्या करो? भाग करो। निखिलम विधि के द्वारा इसको सॉल्व करो कि भागफल क्या आता है, शेषफल क्या आता है। नॉर्मल चीज तुम जानते होंगे कि छोटी कक्षाओं में बता दिया जाता है कि ये क्या है आपके पास में भाजक और ये क्या है आपके पास में भाज्य, और जो भी आपके पास में भागफल है, शेषफल है, वो हम इस विधि के द्वारा पूछा गया है कि इस विधि से भागफल और शेषफल आपके पास में कितने आते हैं। तो हमेशा ध्यान रख लेना कि निखिलम विधि में 3 खंड बनाए जाते हैं। निखिलम विधि में क्या बनाए जाते हैं? 3 खंड बनाते हैं। 3 खंड किस तरह से बनाते हैं? 3 खंड इस प्रकार से 3 खंड बनाते हैं। इस प्रकार से आपके पास में 3 खंड बना लो। ठीक है, 3 खंड बना दिए। 3 खंड बना देते हैं। ये फर्स्ट हो गया आपके पास में, ये हो गया सेकंड, ये हो गया आपके पास में थर्ड। 3 खंड बना लिए। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें देखते हैं कि भाजक क्या है। भाजक क्या है? 889 कितने अंकों का है? 3 अंकों का। तो इसमें माना जाता है क्या? आधार। 3 अंकों का आधार इस हिसाब से माना जाता है भाजक को देख करके। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आधार क्या आ जाएगा? तो इधर निकालो तो इधर भी निकालो। देखो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा आपके पास में इसका 1000 हो जाएगा आधार, क्योंकि भाजक जो है 1000 के करीब है। मैंने पहले पिछले लेक्चरों में आपको बता दिया कि आधार किस प्रकार से निकाला जाता है। 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, इस प्रकार से होता है आधार। तो आपके पास में ये किसके करीब है? ये किसके करीब है? 1000 के करीब है। तो आपके पास में इसका आधार क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इसके पश्चात निकाली जाती है इसमें आपको पूरक संख्या। क्या निकाली जाती है? पूरक संख्या। पूरक संख्या का फॉर्मूला आपको याद रखना है। पूरक संख्या का फॉर्मूला होता है आधार माइनस भाजक। आधार माइनस भाजक। तो मुझे बता आधार कितना है? 1000। भाजक कितना है आपके पास में? भाजक ये है
889 आपके पास में क्या है, भाजक है। तो आपके पास में कितना बच गई, पूरक संख्या कितनी आ गई आपके पास में 111 बच गई। 1000 में से 889 घटाते हैं तो ये बच जाते हैं आपके पास में 111। तो फर्स्ट खंड में आपके पास में सबसे पहले तो क्या लिखा जाता है, भाजक लिखा जाता है। जो भी भाजक है जितने भी अंकों का है उसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं फर्स्ट खंड में। उसके पश्चात इसके नीचे जो भी पूरक संख्या आई है उतनी उस पूरक संख्या को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। पूरक संख्या कितनी आई है 111, तो 111 आपके पास में इस प्रकार से लिख देते हैं। जितने अंकों का आपके पास में भाजक होता है उतनी अंकों की ही पूरक संख्या होती है। यदि उतने अंकों की पूरक संख्या नहीं है तो भी बनानी पड़ती है। मान लीजिए पूरक संख्या यहाँ पर 2 अंकों की आती तो 3 अंकों का भाजक है तो 3 अंकों की क्या होनी चाहिए, पूरक संख्या होनी चाहिए। तो 3 अंकों की पूरक संख्या बनाने के लिए क्या लगाते हैं, आगे 0 लगाते हैं। यदि ये पूरक संख्या 2 अंकों की आती है, अभी तो 3 अंकों की तो सही है आपके पास में। लेकिन क्या क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार से आएंगे कि पूरक संख्या कितने अंक, 3 भाजक आपके पास में जितने 2 अंकों का है, जैसे कि भाजक आपके पास में और पूरक संख्या 1 अंक की आ जाएगी आपके पास में, तो आपको उसको आग 3 अंकों को 2 अंकों को बनाने के लिए आगे क्या लगानी पड़ेगी, 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो आपके पास में 3 अंकों का भाजक है, 3 अंकों की ही पूरक संख्या है। ठीक है, तो आपके पास में क्या करना है कि कितने अंकों का भाजक, 3 अंकों का, तो जितने अंकों का भाजक है उतने अंक तो आपको इसमें लिख देने हैं। उतने अंक तो क्या कर देने हैं, आपको इसमें लिख देने हैं। शेष बचे हुए जितने भी अंक होते हैं उसको तीसरे खंड में लिखना है। समझ रहे हैं आपके पास बात। 3 अंकों का तो 3 अंक आपके पास में वैध में से इसमें लिख देने हैं। 3 अंक इस प्रकार से लिख देने हैं। शेष बचे हुए अंकों को किस प्रकार से लिख देने हैं, इस तीसरे खंड में इस प्रकार से लिख देना। फिर क्या करना है, देखो निखिलम विधि में, निखिलम विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले पहला अंक लेते हैं और इस पहले अंक को इससे गुणा करते हैं, फिर इससे गुणा करते हैं, फिर इससे गुणा करते हैं और इनके मानों को गुणा करने पर मान आएंगे और गुणा करने पर जो भी मान आते हैं उसको इसके नीचे नहीं लिख करके इससे अगले वाले अंक के नीचे लिखते हैं। जैसे कि 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 1 आ गया, तो इसके नीचे इसको नहीं लिख करके इसको छोड़ करके इसके नीचे लिखते हैं। फिर 1 को फिर अगले वाले अंक से गुणा करते हैं 1 से, फिर इसके नीचे लिखते हैं, फिर आपके पास में इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है ना। फिर अगली बार क्या, 1 हो गया आपके पास में, फिर इसको करते हैं, इसको देखते हैं इसमें कितने अंक हो गए, 1 और 1 कितना हो गया, इनको जोड़ देते हैं। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 को इससे गुणा करते हैं, 2 को इससे 1 से गुणा करते हैं, तो इसके नीचे इसके मान को नहीं लिख करके कहां पर लिखते हैं, इसको लिखते हैं। 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 आ गया आपके पास में, ये लिख दिया। फिर 2 को किससे करते हैं, फिर इसे 1 से करते हैं, तो 2 को 1 से करते हैं, फिर क्या आ गया आपके पास में 2। फिर इस 2 को किससे करते हैं, फिर इसे 1 से करते हैं, 2 ही आ गया। फिर क्या करते हैं, ये हो गया। फिर इसको देखते हैं, ये कितना हो गया आपके पास में, उनका योग 2 3 4 हो गए। फिर 4 को फिर इससे करते हैं, तो 4 को 1 से करते हैं, इसके नीचे नहीं लिख करके इसके नीचे लिखेंगे अगले वाले के नीचे। फिर इसको 4 से गुणा करते हैं 1 को, फिर 4 से इसको गुणा करते हैं। ये आ गया, नहीं आ गया आपके पास में, समझ में आपके आगे ना, ठीक है समझ में आ गया। फिर क्या करते हैं कि इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इनको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, देखो 4 और 4 कितना हो गया आपके पास में, 8 हो गया। 3 2 5 और 5 और 4 कितने हो गए, 9। ये कितने हो गए आपके पास में, 4 3 7। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 4, ये हो गए 4 और ये हो गए 2, ये हो गए 1। तो जो भी दूसरे खंड में ये जो आंसर आया है ये तो कहलाता है आपके पास में भागफल, और ये जो खंड में आंसर आता है उस खंड में आंसर को क्या कहते हैं, शेषफल। तो मुझे बताओ कि इसका भागफल तो क्या हो गया, तो भागफल तो आपके पास में हो गया, भागफल हो गया 124 और शेषफल क्या आ गया आपके पास में, इसका शेषफल हो गया भाई साहब आपके पास में 798 आएगा। समझ में नहीं आया मुझे बताओ। और शेषफल को देख लेना है कि ये भाजक से बड़ा है छोटा है। शेषफल यदि भाजक से छोटा है तो वो आंसर सही है आपके पास में। यदि शेषफल आपके पास में भाजक से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब वो आंसर गलत है अपना। और शेषफल यदि भाजक से बड़ा आ रहा है ना आपके पास में तो वो आंसर गलत होगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी शेषफल बड़ा आया है ना भाजक से आपके पास में, तो क्या करेंगे, इस भाजक का फिर शेषफल में भाग देते हैं। शेषफल में भाजक का भाग देते हैं, जितना बचता है शेष वो तो शेषफल कहलाता है
और जितनी बार भाग जाता है उसको इसमें ऐड करके भागफल में ऐड कर करके वो भागफल कहलाता है। समझे? यहाँ पर तो छोटा आ रहा है भाजक से शेषफल, तो ये राइट आंसर है आपके पास में। तो इसका आंसर आपके पास में, इसको उतार लो, इसको समझ में आ गया आपके पास में, इसको एक को समझ लो, सब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास में। क्या करना है आपको? सबसे पहले देखना है भाजक। सबसे पहले क्या देखना है? भाजक देखना है। भाजक कितने अंकों का है? 3 अंकों का। फिर इसके आधार पर क्या मानना है? आधार मानना। आधार कितना हो गया आपके पास में? किसके नजदीक है? 1000 के नजदीक है। इसके आधार पर यहाँ पर क्या मानना है? पूरक संख्या निकालनी। पूरक संख्या का फॉर्मूला तुम्हें याद ही रखना है। याद क्या रखना है? आधार माइनस के भाजक होता है। आधार 1000 है, भाजक आपके पास में 889 है, तो कितना बच गया? 1000 माइनस 889 111। 3 खंड बनाने हैं इस तरह से। 3 खंड बनाने के पश्चात फर्स्ट खंड में आपको जो भी भाजक दिया हुआ है उस भाजक को लिख देना है, और जितने अंकों का भाजक है उतनी ही अंकों की पूरक संख्या होनी चाहिए। यदि नहीं है तो उसको बना देना आगे 0 लगा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बताऊंगा इस तरह किस प्रकार से है, समझ लो। और आपको क्या करना है? जितने अंकों का भाजक है उतने अंक तो आपके पास में भाज्य में शुरू में से यहाँ पर दूसरे खंड में लिख देने हैं, और जितने देखो 1 1 1 लिख दिया आपके पास में, 0 3 4 आपके पास में तीसरे खंड में लिख दिए, क्योंकि 3 अंकों का भाजक है तो 3 तो शुरू में से यहाँ पर रख दिए, शेष बचे हुए अंक आपके पास में तीसरे खंड में लिख दिए। और कैसे करना आपके पास में? जो भी दूसरा खंड है उसको, उसके अंकों को किससे गुणा करते हैं? पूरक संख्या से गुणा करते हैं। ये क्या है? पूरक संख्या। ये क्या है? भाजक। भाजक से गुणा नहीं करना है, पूरक संख्या से गुणा करना है। इसको इससे गुणा करना है। तो मुझे बताओ, 1 को 1 से गुणा करते हैं, जो भी आंसर आता है इसके नीचे नेट लिख करके अगले वाले अंक के नीचे लिखते हैं। इसी प्रकार इसको गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाता है। ये ध्यान रख लेना है तुम्हें कि इनको गुणा करते हैं ना, तो इसके नीचे न लिख करके इसको छोड़ देते हैं, और इससे अगले वाले अंक के नीचे उसके आंसर को लिखते हैं। ध्यान रखना। और इसमें जो होता है वो भागफल होता है। कई बार इसमें भी मिस्टेक करते हैं, इसको शेषफल भागफल से ध्यान रखना तुम्हें। ये भागफल होता है, ये क्या होता है? शेषफल है। तो इसको उतार लो, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपके पास में, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो, नहीं लिया वो तो अगला क्वेश्चन है भाई साहब 14वां क्वेश्चन है आपके पास में, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन यही है बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बता ही दिया था क्या करना है? आधार मानना है भाई साहब। क्या आधार हो गया आपके पास में? पहले तो 3 खंड बना लो, 3 खंड बना लेते हैं। चलो, उसी विधि से सेम टू सेम प्रोसेस है, और बिल्कुल सेम टू सेम आपके पास में भी होगा। तो इस प्रकार से 3 खंड बना लेने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। समझ लो। इसमें क्या मानना है? सबसे पहले आधार। आधार किसके आधार पर मानोगी? भाजक के आधार पर। भाजक किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है, तो 100 क्या हो गया? इसके आधार हो गया। इसके पश्चात क्या निकाली जाती है? इसमें पूरक संख्या निकाली जाती है। जो पूरक संख्या दोस्तों निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? आधार माइनस के भाजक। आधार माइनस के भाजक, जो भी भाजक है। आधार क्या है आपके पास में? 100 आधार है। भाजक कितना है? 97। तो मुझे बताओ कितना बच गया? 3 बच गया। अब देखो क्या करना है, फिर क्या करना है? फर्स्ट खंड में आपको क्या लिखना है? जो भी भाजक है उसको लिख देना है, और जितने अंकों का भाजक है, कितने अंकों का भाजक है, उतने ही अंकों का आपको सेकंड खंड में भाज्य की संख्या, भाज्य में से आपको संख्या लिखनी है। 2 अंकों का है तो शुरू के 2 अंक इसमें लिख देने हैं आपको, और शेष बचे हुए अंकों को थर्ड खंड में लिख देना है। उसके पश्चात नीचे पूरक संख्या लिखी जाती है। पूरक संख्या किस हिसाब से आती है आपके पास में? इस हिसाब से, आधार माइनस भाजक करके। तो पूरक संख्या में उतने ही अंक होने चाहिए जितने अंक इसमें है भाजक में। तो ये क्वेश्चन हम पहले बता रहे थे, वैसे वैसा ही तो है आपके पास में, लेकिन इसमें क्या है? समझने वाली बात क्या है? ये बात है कि
जो पूरक संख्या आई है वो कितने अंकों की आई है, 1 अंकों की, लेकिन भाजक कितने अंकों का है, 2 अंकों का। तो कितने अंकों की पूरक संख्या बनानी पड़ेगी इसमें, 2 अंकों की पूरक संख्या। तो मैंने बताया था कि क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आगे 0 लगा देनी पड़ेगी। बताओ 3 में कोई फर्क पड़ा है क्या, आगे 0 लगाने से कोई भी फर्क नहीं आया है, 3 का 3 ही है ये। इसका मतलब क्या हो गया, 3 का 3 है। तो ये हो गया आपके पास में पूरक संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो फिर क्या करना है, वो ये है 3 को किससे गुणा करोगे, 0 से। जो भी आंसर आएगा इसके नीचे नहीं लिख करके अगले वाले अंक के नीचे लिखेंगे। 3 को 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0। ठीक है, फिर 3 को 3 से गुणा करते हैं, 3 दिया 9, अगले वाले के नीचे लिख दो। फिर क्या करना है, ये हो गया, इसकी बात करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। 9 और 0 कितना हो गया, 9 और 0 हो गया आपके पास में 9 हो गए। 9 और 0 कितना हो गए, 9। फिर 9 को गुणा करते हैं 0 से, इसके नीचे नहीं लिख करके अगले वाले के नीचे लिखते हैं। देखो 9 गुणा 0 तो 0, फिर 9 दिया आपके पास में कितने होंगे, 27। क्या 27 को आप यहाँ पर लिखोगे क्या, 27 को यहाँ पर नहीं लिखोगे, क्योंकि जितने ऊपर अंक है ना उतने ही अंक यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। तो 27 में तो 2 अंक है, ऊपर तो एक ही अंक शेष बचा हुआ है, तो 27 को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, 27 को यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपकी। 27 को यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि थर्ड खंड में जो संख्या है आपके पास में वो कितनी बच रही है, यहाँ पर एक ही अंक बच रहा है, और 27 में 2 अंक आते हैं, तो 27 में 2 अंक यहाँ पर एक अंक के नीचे नहीं लिख सकते दोनों अंकों को, समझ लो ना। तो आप क्या करोगे कि इस 2 को इसके नीचे लिख दोगे, इसके नीचे 7 को लिख दो। समझ में आई आपके बात, ठीक है, समझ में आई तो ठीक। चलो अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हो गया ना, इस खंड में जितने भी है आपके पास में उन सबसे गुणा कर लिया हमने। तो इनको जोड़ देते हैं, 7 और 4 कितना हो गया, 11। एक ही आंसर कितने हो गए, 7 और 4 11, एक ही आंसर 9 10 और 10 और 9 19 19 21। ठीक, ये 21 हो गया आपके पास में। जोड़ते तो सिंपल है, ऐसे नहीं करना है कि कर दो आंसर, बिल्कुल नहीं, जोड़ना है इनको, समझ लो। फिर ये 9 और ये आपके पास में कितना हो गया, 3। तो मुझे बताओ भागफल तो क्या हो गया इसका, भागफल हो गया इसका 39, और शेषफल बच गया आपके पास में 211। ठीक है, उदाहरण देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक विधि क्लियर हो गई आपके पास में, ठीक है। तो सेकंड जो विधि है, ये विधि क्लियर होगी, निकलम विधि आपके पास में। निकलम विधि क्लियर ही होनी चाहिए, यदि नहीं हुई है तो जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके पास में उन एग्जाम्पलों को तुम्हें करना है निकलम विधि के द्वारा, समझ लो ना। और जैसा बताया गया है उसी के हिसाब से करना है। और जो अगली विधि है आपके पास में वो है परावर्त विधि। कौन सी विधि है, परावर्त विधि। इस परावर्त विधि में भी आपके पास में बहुत ही सीधी विधि है। परावर्त विधि को हम अगले लेक्चर में देखते हैं, इस लेक्चर में इतना ही बहुत, समझ लो ना। अगला लेक्चर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा और इसको